हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ये प्राचीन भारत का हमने मॉडल सेट 1 कर लिया था और ये हमारा प्राचीन भारत का जो है मॉडल सेट 2 है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का मॉडल सेट 2 हम लोग कर रहे हैं। जिन लोगों ने मॉडल सेट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ मॉडल सेट 1 को देखिए, क्योंकि तभी आपको 2 जो है ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि अगेन एक चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपका मॉडल सेट 1 में हो गया, यानी कि पहले वाले मॉडल सेट में हो गया, उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर स्किप कर दिया जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एलिमिनेट करा दिए हैं जो वहाँ पर आया हुआ था, ठीक है। तो सेम क्वेश्चंस को बार बार हम लोग यहां पर नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू में तो अक्सर खास करके बिहार जो एसएससी का या बिहार के और भी अन्य एग्जाम को ले तो पीवाईक्यू अक्सर आप देखिएगा रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं ना, तो इसलिए उन क्वेश्चंस को मैंने एलिमिनेट करवा दिया। हाँ, कुछ आपको रिपीटेड मिल सकता है, अगर उन क्वेश्चंस को थोड़े अलग अंदाज में, थोड़े अलग तरीके से अगर पूछा गया है तो फिर मैं उसको रखता हूं। तो इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जो लोग टेलीग्राम पर अब तक नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको सारा ही पीडीएफ जो है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए जल्दी से इस मॉडल सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। अच्छे अच्छे सवाल हैं, है ना, और इनको हम लोग डिटेल में करेंगे जैसा कि हमेशा से हम करते आए हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानगार, जिसको ग्रेट बाथ कहते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिलता है? जिन लोगों ने एंशिएंट इंडिया पढ़ा है वो तो बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे, जो लोग नए वो मेरे साथ देखेंगे कि क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो देखिए ये कहां पर मिला था, तो ये साइट था जिसको मोहनजोदड़ो कहते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो पर फिल्म भी बन चुकी है, ऋतिक रोशन का आपने एक फिल्म भी देखी होगी शायद, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा कालीन या जो सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं उसका एक महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो यहीं पर आपको सार्वजनिक स्नानगार मिलता है, ठीक है, या ग्रेट बाथ मिलता है। बट इसके अलावा भी यहां पर और भी कई सारी चीजें मिली हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना। और क्या मिला है पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में और देखेंगे। देखिए यहां पर जो है आपने डांसिंग गर्ल, है ना, जो बेसिकली कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति मिली थी, है ना। तो एक, है ना, इसको मैं इंग्लिश में लिखूं, है ना, तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है, ठीक है, यानी कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग, है ना, गर्ल मिला है, ठीक है, गर्ल, है ना, उसकी मूर्ति मिली है। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिली है, ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति मिली। इसके अलावा मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति भी मिलाई है। तो इस पर क्या मिली है? मुद्रा पर पशुपति नाथ की, है ना, मुद्रा पर पशुपति नाथ की मूर्ति, है ना, पशुपति नाथ, है ना, की मूर्ति मिली है, ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है, या कि आप बोले मूर्ति ही बोल लीजिए, ठीक है ना। तो ये उनके बारे में मिला, ठीक है। तो एक तो हमारा ब्रॉन्ज, ये जो डांसिंग गर्ल है, कांस की नर्तकी की मूर्ति मिला। इसके अलावा मुद्रा पर पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो मिला। इसके अलावा आपने देखा होगा, अगर आपने इमेज देखा होगा तो एक दाढ़ी वाले, ठीक है, मतलब अलंकृत दाढ़ी वाले पुजारी की भी एक मूर्ति मिली। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये भी एक ध्यान में रखेंगे। अलंकृत, है ना, अलंकृत दाढ़ी वाले, ठीक है, अलंकृत दाढ़ी, है ना, दाढ़ी वाले पुजारी, ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी, ये भी मोहनजोदारो के साइट से ही मिला था। ये सब, है ना, अवशेष हैं, पर या फिर कहिए कि ये सब कुछ, है ना, जो है सोर्स है ना, हिस्ट्री के या मोहनजोदारो के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पर सूती कपड़ा भी, तो ये भी पूछा हुआ है कि सूती कपड़े का अवशेष कहाँ पर मिला था, तो सूती कपड़ा भी यहीं पर मिला था, ठीक है, मोहनजोदारो में सूती कपड़ा, ठीक है। एक ऑलरेडी जो है एक साइट आया था, खैर वो तो नवपाषाण का था, मेहरगढ़ में बलूचिस्तान, जहां पर अन्न के, है ना, मिले थे, अवशेष मिले थे, ठीक है, तो वो सब भी ध्यान में रखेंगे। खैर यहाँ तो मोहनजोदारो की बात हो रही है। तो ये सब कुछ कुछ चीजें जो यहां पर मिली थी, जिसको आपको याद रखना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब मोहनजोदारो की थोड़ा बात करते हैं। देखिए इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में आरडी बनर्जी के द्वारा की गई। तो इसकी खोज जो है वो किसने की, है ना, 1922 में, है ना, किसने, तो आरडी बनर्जी जो है, आरडी बनर्जी, ठीक है, आपका आरडी बनर्जी जो है ना, बनर्जी के द्वारा की गई, ठीक है। इसकी खोज आरडी बनर्जी के द्वारा की गई। कब की गई? 1922 में, 1922 में आरडी बनर्जी के द्वारा की गई। इसके अलावा अगर बात करें इसका शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदारो का, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में देखा है कि मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टिला। तो ये भी एक ध्यान में रखेंगे पॉइंट, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टिला, ठीक है, मृतकों का टिला। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो मृतकों का टिला ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आप यहां पर नोट कर सकते हैं वो ये है कि ये कौन सी नदी के तट पर है, ठीक है, क्योंकि ये भी अक्सर सवाल बनता है। तो ये सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। ये क्या है आपका? तो ये इंडस, या फिर आप सिंधु हिंदी में लिखेंगे तो सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु के तट पर, सीधा मैं लिख रहा हूं ना, तट पर, है ना, ये आपको है। तो ये सारा डिटेल जो है मोहनजोदड़ो के बारे में हुआ, और यहीं से मोहनजोदड़ो से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। देखिए इसके अलावा इसी तरह बाकी साइट्स के भी बारे में, वैसे जब अलग अलग आएगा, यहां पर ऑलरेडी हमने इतना कुछ लिखा है तो स्पेस भी नहीं है, ठीक है।
उसी तरह हड़प्पा हड़प्पा की खोज 1921 में हुई, ठीक है। इसके अलावा है ना हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, आपको वो ध्यान रखना, वो पहला साइट था। इसके अलावा कालीबंगन राजस्थान में है ना, जो वो पहले जो सरस्वती नदी जिसको कहा जाता था उसके किनारे, अब उसको घग्गर कहा जाता है, उसका नाम है ना, तो सरस्वती कहता है विलुप्त हो गया या उसी का नाम घग्गर पड़ गया है, ठीक है। तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है, ये भी प्रसिद्ध साइट है, भारत में है, ठीक है। देखिए हड़प्पा हो गया, चुहंद्रो और मोहनजोदड़ो, ये तीनों तो पाकिस्तान में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेगा। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर, मोहनजोदारो तो आपको सिंधु नदी के तट पर हो गया, चुहंद्रो जो है ये भी आपका सिंधु नदी के तट पर ही है, ठीक है, और ये भी पाकिस्तान में है। इसमें से सिर्फ कालीबंगन है जो कि आपको भारत में मिला था और ये घग्गर नदी के तट पर है, तो ये ध्यान में रखेंगे। बाकी इन सब के बारे में जब आएगा तो हम लोग एक एक करके, अभी मैंने यहां मोहनजोदारो बताया, तो अगले किसी क्वेश्चन में हम लोग हड़प्पा फिर चुहंद्रो इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? देखिए सम्राट अशोक के पिता की अगर बात करें तो ये कौन थे? ये थे बिंदुसार, ठीक है। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार। अच्छा, बिंदुसार के पिता पूछ ले तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। यानी अगर आप मौर्य वंश को लिखेंगे, मैं यहां पर मौर्य की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा मौर्य के बारे में जान लीजिए। तो मौर्य वंश की बात करेंगे तो इसकी स्थापना आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है, चाणक्य की मदद से, है ना। तो ये आपका चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस वंश की स्थापना होती है या कहीं शुरुआत होती है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बाद इनका बेटा आता है बिंदुसार, है ना। कौन आता है? तो बिंदुसार आपका, ठीक है। तो ये आते हैं बिंदुसार, ठीक है, तो बिंदुसार आ गए, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार का ही बेटा कौन है? अशोक, ठीक है। तो बिंदुसार का बेटा आपका हो गया अशोक, अशोक आता है शासन में। ये तीनों इंपॉर्टेंट रूलर है मौर्य वंश के, ठीक है। इसके बाद जो आपको याद रखना था अंतिम रूलर जो कि वृहद्रथ था, ठीक है, तो उनका नाम मिल गया, ये अंतिम शासक था वृहद्रथ जो है, ठीक है, वृहद्रथ ये अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बारे में ध्यान में रखेंगे, ये अंतिम था, है ना, अंतिम। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य तो आपको पता है ये संस्थापक हो गए, ठीक है, इसके संस्थापक थे, बात समझिए। और सबसे महान में किसको? अशोक जो है उसको सबसे महान शासक के रूप में माना जाता है मौर्य में, ठीक है। सबसे महान शासक जो है वो माना जाता है मौर्य वंश का, किसको माना जाता है? तो ये अशोक को माना जाता है, ठीक है, क्लियर है, तो ये बात हम समझ रहे हैं। अच्छा, सबका शासनकाल जो है वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो 322 ईस्वी से 298 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कब से कब तक? तो 322, क्योंकि ये है ना बीसी चलता था, है ना, तो ये घटता है, तो ईसा पूर्व बोले, ईस्वी ना बोल करके हम लोग इसको बीसी शॉर्ट में, है ना, या इसको हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। फिर आए बिंदुसार, ऑब्वियसली 298 बीसी में जो है ये बीसी में आए, है ना, और 200 जो है आपका ये 72 तक, है ना, 72 तक जो है बीसी तक रहे, ठीक है। ये आपका बिंदुसार का शासनकाल रहा, है ना, किसका रहा? बिंदुसार का। उसके बाद जो है अशोक आए शासन में, ठीक है। 298 से एक्चुअली इनका 273 आप लिख सकते हैं, 272 से शुरू होता है किसका? अशोक का। तो 272 से लेकर के, है ना, ये 232 तक जो है ये आपका किसका रहता है? अशोक का रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ये शासन काल रहा था मेजॉरिटी, ठीक है, जो मौर्य वंश है उसके, ठीक है। कौन कौन से थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, उसके बाद बिंदुसार, अशोक और अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ। बृहद्रथ का शासनकाल आपको ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये हमने समझा। अच्छा, यहां पर दो नाम कंफ्यूजन करता है अक्सर बच्चों को, बिंदुसार और बिंबिसार। देखिए बिंबिसार कौन थे? ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, हर्यंक वंश था, ठीक है, हर्यंक वंश, है ना, उसके संस्थापक, हर्यंक वंश से इनका संबंध था, उसके संस्थापक भी थे ये, है ना, जो बिंबिसार है आपका, ठीक है, संस्थापक, ठीक है। तो ये कौन थे ना? ये थे आपके बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार ध्यान में रखेंगे हर्यंक वंश के संस्थापक थे। इन्हीं का बेटा था अजातशत्रु और फिर अजातशत्रु का बेटा था उदयन, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके, है ना, बिंबिसार का बेटा, अच्छा वो आएगा आगे क्वेश्चन तो मैं वहां पर लिख दूंगा, ठीक है, आप इसको यहां पर याद रखिए फिलहाल, ठीक है। और जान लीजिए तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, उसका बेटा था अजातशत्रु और उसका बेटा था, है ना, उदयन, जिसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना भी की थी। तो ये सब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये कांस युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां कांस तो होगा, है ना, तो कांस होगा, ठीक है। साथ में यहां पर जो है ताम्र, है ना, तांबे का प्रयोग भी हो रहा था, तो ये आंसर होगा आपका ताम्र, टीन तथा कांस। देखिए लोहे की उनके जानकारी थी नहीं, तो लोहे के औजार तो यहां थे नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। अब बाकी ये दोनों तो संभव ही नहीं, क्योंकि वो कांस युगीन था तो कांस तो होगा ही। तो कांस, तांबा, ताम्र और तांबा उसी को बोलते हैं, और टीन, है ना, इन सब का प्रयोग होता था हथियार में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समय, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। निम्न में वेदों का सही, है ना, कालानुक्रमिक क्या है, क्रम क्या है, मतलब वो काल के अनुसार, मतलब पहले कौन आया? तो देखिए पहले जो आया था वो आया था ऋग्वेद, फिर उसके बाद आया साम, फिर यजुर और फिर अथर्ववेद आया था, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऋग, फिर साम, फिर यजुर और फिर अथर्ववेद, जो है ये वेदों का क्रम है। वेदों के बारे में हमने पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, और भी इससे रिलेटेड आएगा तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहां इसको आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या क्या है? तो उपनिषद को वेदांत भी बिल्कुल कहते हैं, और इनकी संख्या जो है वो 108 है, 108 है। कितनी है? 108 है, ये याद रख लेंगे, ठीक है, फैक्चुअल डाटा है।
जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑब्वियसली ये कौन होंगे? पहले जो जैन तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव, ठीक है। तो ऋषभ देव जो है ना, जैन पहले जैन तीर्थंकर थे, है ना, और इन्हीं को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बाकी हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था कि महावीर जो है वो अंतिम तीर्थंकर 24वें हैं। पार्श्वनाथ के बारे में सवाल आया था जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। और अरिष्ट नेमी, इनको नेमीनाथ के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अरिष्ट नेमी, इनको नेमीनाथ भी कहते हैं, ठीक है। ये 22वें नेमीनाथ जो है ये 22वें थे। ये कौन से नंबर के? तो 22वें थे, ध्यान में रहेगा 22वें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे हमने कहा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा डिटेल भी करेंगे। जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर थे सबको सूचित करने के लिए एक सिंबल भी लिया गया था, ठीक है। जैसे ऋषभ देव को जो सूचित किया जाता है वो बैल सिंबल से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इनका क्या था? बैल, ठीक है। उसी तरह महावीर का क्या था? महावीर का सिंह था, ठीक है। महावीर का सिंह था। पार्श्वनाथ का क्या था? इनका सर्प था। पार्श्वनाथ का क्या था? तो पार्श्वनाथ का सर्प था। और वहीं अगर नेमिनाथ की बात करें तो नेमिनाथ का शंख था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, नेमिनाथ का कौन सा सिंबल था? शंख। तो इसी तरह बाकी जो ये चारों तो आप ध्यान में रखिए। इन चारों से अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप पढ़िए, कभी कभी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो बाकी अच्छा, बहुत जल्दी, यानी कि उम्मीद करिए कि कल से ही जो है आपका हिस्ट्री का डिटेल क्लास भी शुरू हो जाएगा। तो जो लोग चैनल पे बने हैं, है ना, आपके लिए जो हिस्ट्री का डिटेल क्लास है, एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे और डिटेल क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कल से वो भी क्लास हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया, ये हम लोग जानते भी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है। और इनको जो जैन धर्म का ज्ञान जो है किसने दिया था? भद्रबाहु ने। पिछले क्लास में भद्रबाहु से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया और इनके गुरु कौन थे? भद्रबाहु से उन्होंने यह स्वीकार किया था। इसके अलावा अशोक, आपको पता है, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बिंदुसार जो है, इन्होंने एक अलग कहिए कि विचारधारा का समर्थन किया या स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसको आजीवक धर्म कहते हैं ना, आजीवक धर्म, ठीक है। तो ये इन्होंने बिंदुसार तो अलग ही धर्म को, है ना, आजीवक धर्म जो है, ठीक है, इसका, है ना, इसको वो मानते थे। और ये आजीवक धर्म जो है ये सबसे पुराना नास्तिकवादी, यानी कि पहला नास्तिकवादी धर्म कहलाता है, ठीक है, आजीवक, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? आपका पहला नास्तिकवादी धर्म जो है, नास्तिकवादी धर्म, ठीक है, नास्तिकवादी धर्म कहलाता है। कौन सा? आजीवक। इसको बिंदुसार मानता था। अशोक ने तो बौद्ध को अपना लिया था। अशोक ने किसको अपना लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों के बारे में ध्यान में रखेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में भी सवाल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, अशोक के शिलालेख लिखे गए कौन सी भाषा में? देखिए, अशोक के शिलालेख ग्रीक में लिखे गए, ठीक है, खरोष्टी में भी लिखे गए, ये भी सही है, ये भी सही है। आरामाइक जो है इसमें भी लिखा गया। संस्कृत उस समय नहीं था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? तो तीनों भाषा में पूछा भी जाता है ना। अशोक के 33 कुल शिलालेख मिले थे। कितने मिले थे? 33 शिलालेख जो है ना, अशोक के मिले हैं, शिलालेख मिले। और उसमें से, है ना, ये 3 भाषा, ग्रीक, खरोष्टी और अरामाइक जो है, ये भाषाएं, ये तीनों भाषा यहां पर थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा? ये तो विष्णु शर्मा ने लिखा था। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र को लिखने वाले जो है वो विष्णु शर्मा थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान में रखिए, ये तो हमारा कौन सा हो गया? विष्णु शर्मा हो गया। आगे बढ़ते, बाकी आप कालिदास, तुलसीदास, बाणभट्ट, इन तीनों के जो रचनाएं उनको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे वो आएगा तो मैं उसको जरूर डिस्कस कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? प्राचीनतम गुरुकुल कौन का? प्राचीनतम तो तक्षशिला ही होगा इसमें। इन सब में अगर देखें तो प्राचीनतम क्या है? तक्षशिला, जो गांधार की राजधानी भी थी, जो गांधार प्रदेश था, ठीक है, गांधार उसकी राजधानी, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। और यहां पर एक तरह से पहला विद्यालय या विश्वविद्यालय खुला था, ठीक है। तो तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, बंगाल का प्राचीन नाम जो है वो गौड़ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? वो गौड़ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि नागर, द्रविड़ और वेशर, ये 3 प्रमुख क्या हैं? अच्छा, नागर पहले भी आ चुका है, द्रविड़ भी हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। नागर और द्रविड़ जो है, ठीक है, ये दोनों तो आपको पहले से पता है कि नागर शैली, है ना, जो है मंदिर निर्माण की एक शैली थी जो उत्तर भारत में प्रचलित थी, खास करके गुप्त वंश में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और वहीं द्रविड़ जो है वो साउथ, है ना, दक्षिण भारत की जो है वो मंदिर निर्माण की शैली है। और बेसर जो होता है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्स्ड आपको दिखता है, ठीक है, तो उसको बेसर बोलते हैं। तो ये तीनों क्या है? ये भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है, ठीक है, यानी कि मंदिर टेम्पल आर्किटेक्चर से
से रिलेटेड है, ठीक है, मंदिर निर्माण से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। शक संवत का प्रथम मास क्या होता है? शक संवत जो हमारा यानी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसको शुरू किसने किया था? आप लोग कमेंट में बताएंगे, कल ही मैंने इसको डिस्कस किया था, है ना। 78 है ना जो एडी है, या फिर कहिए कि है ना 78 जो ईस्वी है, ठीक है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और ये इसका पहला मंथ कौन सा है? तो हम सबको पता होगा, ये चैत्र है। हिंदी का जो मंथ आपका होता है चैत्र, ठीक है। बाकी 12 मंथ के नाम ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस वहां से भी बनते हैं, ठीक है। चलिए, नगर कोझिकोड कहलाता था, यानी कि ये जो कोझिकोड वर्तमान में, ये पहले क्या था? ये पहले कालीकट। आपने इसको है ना जो इतिहास में भी पढ़ा होगा, है ना, कि कालीकट ये वही जगह है जहां पर वास्को डिगामा जो है वो पहली बार आया था, ठीक है। तो उसी को कोझिकोड कहते हैं अब, है ना, वर्तमान में। तो वो कालीकट था, यहीं का शासक जमोरिन था, और यहीं पर वास्को डिगामा जो 1498 में आया था, ठीक है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है, देखिए चोल शासन की जब हम बात करते हैं तो उनका, है ना, अच्छा ठीक है, तो चोल कब आया, है ना, और चोल की क्या खास बात थी? देखिए चोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है, ठीक है। इतिहास में जब हम चोल की बात करेंगे, ठीक है, तो चोल का साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसकी जो सबसे खास बात जो थी, ठीक है, वो था आपका ग्रामीण स्वायत्तता, है ना। क्या थी यहाँ की? ग्रामीण। यहां पर जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी वो बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। तो वो था हमारा क्या? और वो था ग्रामीण, है ना, स्वायत्तता, ठीक है। आपको पता होगा चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई, है ना। इसके बाद इसका एक जो शासक बना, है ना, राजा राज जो है वो इसका शासक बना, ठीक है। राजा राज प्रथम भी बोलते हैं इसको। फिर जो उनका बेटा है राजेंद्र प्रसाद, वो राजेंद्र प्रथम, है ना, वो सबसे बड़ा शासक था चोल वंश का, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 850 ईस्वी से 1279 में था ये चोल वंश की। अगर जब हम बात करते हैं तो ये कब से कब तक था? तो 850 से लेकर के 1200, है ना, 79, है ना, 1279, ये इतना ईस्वी तक रहा, ठीक है। जिसमें विजयालय इसके संस्थापक थे, विजयालय इसके संस्थापक थे, ठीक है। चोल के विजयालय, है ना, सॉरी एक सेकंड, सॉरी ये एरर हो गया, विजयालय, ठीक है। ये कौन थे? तो विजयालय जो है ना, विजयालय हो गया, ठीक है। इसके अलावा, है ना, राजा राज जो था, है ना, राजा राज प्रथम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो आया शासन में, राजा राज प्रथम, ठीक है। उसके बाद आपका राजेंद्र प्रथम, ये महत्वपूर्ण शासक है, ठीक है। ये तीन बेसिकली कहिए, राजेंद्र प्रथम जो है ये महत्वपूर्ण, ये तीन महत्वपूर्ण शासक थे चोल वंश में, ठीक है। तो चोलों का बहुत बोलबाला भी रहा था, है ना, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इसने रूल किया, ठीक है। इसके बारे में और भी क्वेश्चंस बनेंगे तो हम लोग वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? बंदरगाह की जब बात करते थे, ये कहां पर था? ठीक है, ये था आपका लोथल, जो कि गुजरात में है, ठीक है। लोथल जो कि एक डॉकयार्ड था, एक तरह का बंदरगाह था, जहां मेसोपोटामिया, ठीक है, जहां पर बेसिकली मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों ही जगहों से व्यापार होता था। वहां से जहाज यहां आते थे, ठीक है, डॉकयार्ड्स में, ठीक है। तो कहां से होते थे व्यापार? मिस्र और मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र से। मिस्र, ये दोनों जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन की सभ्यता है, मिस्र एवं मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक है, ये उस समय की है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रहेगा। चलिए, और इसके बाद लोथल की बात करेंगे, ठीक है। तो लोथल के बारे में और क्या चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम लोथल की बात करते हैं तो इसके बारे में आप एक दो चीजें ध्यान में रख सकते हैं। क्या ध्यान में रख सकते हैं? कि पहले तो, है ना, लोथल की खोज जो है या डिस्कवरी जो है वो कब हुई थी, है ना। तो ये हुआ था 1954 में, इसकी डिस्कवरी बेसिकली हुई थी, SR राव द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं एक पॉइंट, ठीक है, कि ये कब हुआ था? 1954 में इसको खोजा गया था SR राव द्वारा। तो ये दोनों बातें जो है राव, है ना, राव द्वारा जो है ये खोजा गया था ये स्थल, ठीक है। बाकी कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, इनके बारे में हमने ऑलरेडी भी पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन हिंदू विधि कानून का लेखक किसको कहा जाता है? ये तो मनु है, ठीक है। मनु जो है ना, मनु की जब हम बात करते हैं, मनु से पहले भी क्लास में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मनु को आप जरूर ध्यान में रखिए, इनसे सवाल बनता भी है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको देखिए, मनु के बारे में अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म के, है ना, हिंदू धर्म के अनुसार ये प्रथम पुरुष भी माने जाते हैं। तो मनु को हिंदू धर्म का प्रथम पुरुष भी माना जाता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, लिखने वाली बात नहीं, लेकिन इनके बारे में ध्यान में रखेंगे। इनका मनुस्मृति आपको पता ही है कि ये प्रथम ग्रंथ है, हिंदुओं का एक प्रथम ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है, मनुस्मृति को। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? देखिए, चीनी यात्री जो फाहियान आया था, ये आया था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं, इसके शासनकाल में। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो आया था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल रहा है ना, ये गुप्त वंश के थे। 380 से 414 एडी के बीच जो है ये थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इनका शासन था 380 से 414 के बीच, है ना, सॉरी 414, 414 के बीच जो है एडी इसके बीच था, ठीक है। और इसी बीच जो है आपका फाहियान चीनी यात्री वो भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के, विक्रमादित्य के समय में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय भी इनको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, है ना। अगला सवाल है, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? ये तो बहुत आसान है, चाणक्य सबको पता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना, सलाहकार था, ठीक है। आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना।
सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में आपको मिलेंगे? ठीक है, देखिए हमने तो अभी देखा था कौन कौन से ना भाषा में है ना वो लिखा गया है। ये सबसे ज्यादा लेकिन जो आपको मिलेगा वो ब्राह्मी लिपि में मिलेगा। ठीक है, कौन सी लिपि में मिलेगा? ब्राह्मी लिपि में आपको सबसे ज्यादा अभिलेख मिलेंगे अशोक के। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, नालंदा का प्राचीनतम विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया? किस वंश के? तो ये पता है कि कुमार है ना गुप्त ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा? गुप्त वंश आएगा, है ना। तो ये बनाया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम जो है, ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो भी हमने पढ़ा था गुप्त वंश के शासक, उसके बाद शासन में आए कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, 415 से 455 ईडी तक इन्होंने शासन किया था, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। 415 से 455 ईडी तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? देखिए गौतम बुद्ध पिछले जो आपका क्लास है उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? महावीर का जन्म, उनकी मृत्यु के विषय में पढ़ा था। यहाँ बौद्ध से सवाल आ गया। तो देखिए बौद्ध भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, और लुम्बिनी वर्तमान में कहा है? नेपाल में। मैंने पहले भी बताया है। अच्छा, कब इनका जन्म जो है भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जन्म इनका 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जब बोलेंगे तो वो 583 में। ठीक है, तो जन्म इनका कब हुआ था? 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अच्छा मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु इनकी कब हुई थी और कहां हुई थी? तो मृत्यु की अगर बात करें, ठीक है, तो इनका मृत्यु आपको पता है ना कि 463 है ना, सॉरी 483 483 में, ठीक है, बीसी में हुआ है ना। तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। कहां पर हुई थी? कुशीनगर, है ना, कुशीनगर यूपी में है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश, यहां इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी सवाल जन्म से पूछा है, तो मृत्यु इनका आपको पता ही है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में जो है ना इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसको है ना महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि उनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, और 29 वर्ष की इन्होंने आयु में घर का त्याग किया था, है ना। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनको एक पुत्र भी था, राहुल, अगर आपको पता हो। ठीक है, और साथ ही इनके पिता का नाम भी कई बार एग्जाम पूछा कि इनके पिता का नाम सुद्धोधन और इनकी माता का नाम महामाया था। ये सब बातें भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। क्या क्या? इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुद्धोधन, ठीक है ना, इसके पुत्र का नाम राहुल था। इसके अलावा है ना इनका जन्म और इनकी मृत्यु कहां हुई, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म को ऑब्वियसली है ना, बौद्ध धर्म तो इनको इन्होंने ही बनाया। ठीक है, और बाकी इनको गया में आपको पता है कि इन्होंने गया में ज्ञान की प्राप्ति की, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनकी माँ की मृत्यु चूंकि बहुत पहले हो गई थी, इनको पाला था, है ना, उनको महाप्रजापति गौतमी इनकी पोषक थी या पालक माता जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप बुद्ध के बारे में जानते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? देखिए शिशुनाग था, घनानंद भी था, घनानंद तो था ही, बिंदुसार भी। अब कनिष्क का अगर पता होगा तो कनिष्क यहां का शासक नहीं था। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क जो है वो मगध का शासक नहीं था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं ना। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? कनिष्क के बारे में अभी क्वेश्चन आएगा भी, और कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। दीदार है ना गंज यक्षिणी किस काल की है? देखिए ये दीदारगंज जगह यक्षिणी एक मूर्ति बेसिकली मिली थी। ठीक है, 1917 में ये यक्षिणी की एक मूर्ति प्राप्त की गई थी ना। तो यक्षिणी की क्या एक मूर्ति जो है ये प्राप्त की गई थी 1917 में। ठीक है, इस जगह से है ना 1917 में। ये मौर्य से कहा जाता है कि किससे संबंधित था? ये मौर्य से संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पा किस देश में स्थित है? ये तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये कहां पर है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चुहंद्रो हो, ठीक है, सुतका गेंडौर हो, ठीक है, ये सब आपको पाकिस्तान में मिलेगा। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है ना? अभी हमने पढ़ा था कि मनुस्मृति किससे जुड़ा हुआ है? मनु वो विधि के लेखक, तो ये विधि से संबंधित है। ठीक है, तो मनुस्मृति किससे जुड़ा हुआ है? ये विधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ये ध्यान में रखेंगे, किससे जुड़ा हुआ है ये? तो ये विधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो हमारा अगला सवाल है भाई, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? अब देखिए ये तो आप देख के बता सकते हैं कि श्वेतांबर दिगंबर हमने कल ही पढ़ा था कि ये जैन धर्म से संबंधित है। बाकी जो तीनों आप देख रहे हैं, ठीक है, महायान, हीनयान, थेरवाद, और एक है वज्रयान। ठीक है, वज्रयान, ये सब जो है ये बौद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महायान, हीनयान, थेरवाद और जो आपका वज्रयान है ये सब। ठीक है, एक एक करके जान लेते हैं। देखिए महायान हीनयान में पहले ये बटा था, आपको अगर पता होगा। ठीक है, महायान जो है वो बुद्ध के स्वर्गीय स्वरूप को मानता है, या फिर कहिए कि बुद्ध के मूर्ति पूजा में वो लोग विश्वास करता है। ठीक है, ये महायान संप्रदाय है। ठीक है, और वहीं हीनयान संप्रदाय जो है वो इसमें विश्वास, मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते, वो आत्मा की शुद्धता में विश्वास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो जो हीनयान है वह स्वयं के प्रयासों से मुक्ति की बात करते हैं, और इसी तरह का सिद्धांत जो है वो थेरवाद है। ठीक है, तो देखिए थेरवाद अलग नहीं है, बल्कि यह हीनयान संप्रदाय का ही एक भाग है थेरवाद। बात समझ में आ रही है?
हीनयान संप्रदाय का ही एक भाग क्या आपका थेरवाद, जो आपको खास करके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आपको थेरवाद सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम थेरवाद की बात करें यहां पर, ठीक है, अच्छा एक सेकेंड है ना, तो अगर हम लोग थेरवाद की बात करें, ठीक है, तो थेरवाद के बारे में देखिए, ये आपको दक्षिण पूर्व एशियाई देश, मतलब एक तो इधर श्रीलंका में और इसके अलावा आपको दक्षिणी पूर्व एशियाई देश जो है जैसे थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इन सब में आपको थेरवाद इसी का दक्षिण पूर्व एशिया देशों में, ठीक है, एशियाई देशों में आपको मिलेगा। एशियाई देशों में ये धर्म, मतलब ये थेरवाद वाली जो विचारधारा है वो इसके सिद्धांत जो है ये दिखे। इसको जो है यानी थेरवाद को बेसिकली कहा क्या जाता है, ये है ना, ये थेरवाद का एक तो मतलब क्या होता है, बड़े बुजुर्गों का सलाह बोलिए या सिद्धांत बोलिए, थेरवाद का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, बड़े बुजुर्गों, है ना, इसका एक पॉइंट क्या याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है बड़े या बुजुर्गों, है ना, बड़े बुजुर्गों का ज्ञान, ठीक है, बुजुर्गों का सिद्धांत बोलिए या फिर ज्ञान जो भी, है ना, तो ये बड़े बुजुर्गों का जो है आपका क्या है, इसको ज्ञान कहा जाता है ना, ठीक है। चलिए, ये बड़े बुजुर्गों का ज्ञान जो है इसको कहा जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है, माना जाता है थेरवाद को। इसके अलावा थेरवाद की बात करें तो ये कहा जाता है कि जो बुद्ध है ना, यानी कि बुद्ध की मूल शिक्षा के ये बेहद करीब है, ये सिद्धांत, ये थेरवाद जो है, जो थेरवादी बौद्ध धर्म जो है उसको मानने वाले को ऐसा कहा जाता है कि ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे या बेहद करीब माना जाता है, बुद्ध की मूल शिक्षाओं के करीब, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसको क्या माना जाता है, तो ये आपका है ना कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं है ना, मूल, ये हीनयान जैसा, हीनयान से मिलता जुलता, मैंने कहा ना हीनयान संप्रदाय से ही है ये, ठीक है, ये शिक्षाओं है ना, मतलब बुद्ध की मूल शिक्षाओं के बेहद करीब, ठीक है। तो ये आपका हो गया के बेहद करीब, ठीक है, बेहद करीब जो है वो करीब, है ना, करीब माना जाता है किसको, तो ये आपका थेरवाद जो है इसको माना जाता है। और जैसा मैंने अभी कहा कि ये स्वयं के प्रयासों द्वारा जो है वो आत्मा की मुक्ति में विश्वास रखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसी तरह की कुछ जो है आप जो सिद्धांत है वो आपको हीनयान धर्म मिलेगा। इसमें एक अलग जो है वज्रयान, इसके बारे में भी पूछा जाता है, इसको जो है ना तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो वज्रयान के बारे में ये कई बार पूछा गया है, तांत्रिक बौद्ध धर्म कहा जाता है इसको, है ना, तंत्र बौद्ध, तंत्र वाला, ठीक है, तो तांत्रिक बौद्ध जो धर्म है वो किसको कहा जाता है, वज्रयान को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, तांत्रिक बौद्ध धर्म जो है वो किसको बोला जाता है, वो आपका वज्रयान को कहा जाता है। तो हमने ये देखा कि महायान, हीनयान, थेरवाद और वज्रयान, ये चार मेनली बुद्ध परंपरा में देखे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है, ये तो आपको पता होगा, चरक, है ना, चरक को जो है वो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ठीक है, और ये कुषाण शासक जो उसके समकालीन थे, तो कुषाणों के समय थे। तो पहला तो एक तो ये क्या हो जाएगा, ये कुषाणों के समय थे, ठीक है, कुषाणों के समय, है ना। इन्होंने क्या लिखा, एक इन्होंने, है ना, चरक ने चरक संहिता लिखी थी, ठीक है, चरक संहिता लिखी थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनको आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है, किसको, चरक को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कर्नाटक के जो श्रवण बेलगोला है, ठीक है, अगर आपको पता हो चंद्रगुप्त जो अपने अंतिम समय वो यहीं चला गया था और यहीं उसकी मृत्यु हुई थी। तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के, है ना, कह कि में अवस्थित जो गोमतेश्वर, बाहुबली गोमतेश्वर कहा जाता है एक्चुअली, है ना, इनको क्या कहा जाता है, बाहुबली गोमतेश्वर, ठीक है। बाहुबली गोमतेश्वर की जो मूर्ति है एक प्रमुख जैन धर्म का स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, देखिए ये जो है ना विश्व की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति है ना, यानी मोनोलिथ, सिंगल रॉक का बना हुआ जो है विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है। ये 57 फीट इसकी ऊंचाई 57 है। और हमने जैसा कहा ये विश्व की, है ना, विश्व की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति है, सबसे, है ना, ऊंची अखंड मूर्ति, ठीक है, अखंड मूर्ति है ना, अखंड मूर्ति। ये आपका कौन सा है, ये श्रवण बेलगोला का, ये जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति है। अब ये बाहुबली थे कौन, ये जो आपको ऋषभ देव है ना, जो प्रथम ये बौद्ध बोलते हैं, ये जैन धर्म जो है ना, प्रथम तीर्थंकार, जो जैन तीर्थंकार थे, ऋषभ, है ना, देव, उनके पुत्र, तो ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली, ठीक है, गोमतेश्वर बाहुबली, है ना, के पुत्र थे ये, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है और इन्हीं की मूर्ति आप वहां पर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बनवाया था 1983 ईस्वी में, मतलब 983 यानी कि 983। ये बना कब था, अगर बात करेंगे ये मूर्ति जो है ना 983 ईस्वी में, ये गंग वंश का, है ना, 983 ईस्वी जो है, और ये गंग वंश का एक मंत्री थे, ठीक है, जिनका नाम बेसिकली, है ना, चामुंडराय था, ठीक है, उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है।
ये ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हमारा अगला सवाल है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। अब देखिए बौद्ध के जीवन से संबंधित अलग अलग घटनाओं को ना अलग अलग प्रतीक और नाम भी दिया गया है कुछ का, ठीक है। जैसे अगर देखें तो ये जो स्तूप है ये मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है। ये किसका है? मृत्यु का, जिसको महापरिनिर्वाण, अब मृत्यु को क्या कहते हैं? इसको महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण, ठीक है, सॉरी, तो महापरिनिर्वाण जो है ना, निर्वाण ये कहा गया है ना, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे महापरिनिर्वाण, और ये सूचक क्या है इसका? स्तूप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो फर्स्ट मैंने पहले इसको बताया था, पहला उपदेश जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था? इसको नाम क्या दिया गया? इसको धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ना, प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। और इसको सिंबलाइज करता था व्हील यानी कि चक्र, ठीक है, इसको सिंबलाइज करता था व्हील यानी कि चक्र, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ये हो गया चक्र। उसके बाद इनका जन्म की अगर बात करें, जन्म का वैसे कोई नाम तो नहीं था, लेकिन इसको जो सूचित किया जाता था, मतलब इनके मतलब बुद्ध के जन्म को, ठीक है, वो आपका किसके? बैल और है ना कमल, किसके द्वारा? तो बैल और जो कमल है, ठीक है, उसके द्वारा। तो कमल और बैल आप ध्यान में रख सकते हैं, तो ये हो गया कमल और बैल, ठीक है, ये जन्म को सूचित करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो कमल प्लस क्या हो गया? बैल, ठीक है, यानी लोटस और बुल, ठीक है। उसके बाद गृह त्याग, जिसको अभी हमने पहले भी पढ़ा था, इसको क्या कहा जाता है? इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? महाभिनिष्क्रमण, और इसका सूचक जो है वो घोड़ा है, ठीक है। तो ये कई बार ये सब पूछा गया है, है ना, ये आपको देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला ही परीक्षा जो है उसी में पूछा गया, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण की अगर बात करें, ठीक है, ये आपका, और महाभिनिष्क्रमण की जब बात करते हैं, ये घोड़ा, ठीक है, कौन है? तो ये घोड़ा इसका सूचक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है वो कुमारगुप्त थर्ड के पुत्र थे, विष्णुगुप्त को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? ये कुमारगुप्त तृतीय के पुत्र थे, ठीक है, कुमारगुप्त तृतीय जो है, थर्ड जो है ना, इसके बेटे थे, ठीक है, विष्णुगुप्त, और ये गुप्त वंश का इसको अंतिम शासक माना जाता है, ये ध्यान में रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था, आपको पता है इसने है ना इंडिका नाम की किताब भी लिखी थी, इसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में, सॉरी ये मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन ये था? कौन ये राजदूत था? किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर ना, सेल्यूकस निकेटर याद होगा, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, जिसको चंद्रगुप्त निकेटर है ना, जिसको चंद्रगुप्त ने हराया था, ठीक है। उसके बाद इसने अपनी बेटी का, अपनी है ना, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, साथ में बहुत सारे तोहफे है ना दिए थे, हाथी और प्रांत भी अपना दे दिया था, ठीक है। और उसने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और इसने मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध किताब, जिसको क्या कहा जाता है? इंडिका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी है हमारा, है ना, ये जो मगध जो है, ठीक है, या फिर मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संबंधित। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सत्यमेव जयते यहां से लिया गया, ये तो कई बार ये भी आया है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया, या मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना, आपका सत्यमेव जयते, ठीक है, यानी कि ट्रूथ एंड ट्रायम्फ वाली बात हो गई, ठीक है। और अगर सत्यमेव जयते की बात करें तो आपको पता होगा अगर, है ना, कि ये हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है, सत्यमेव जयते। इसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1918 के आसपास को प्रचलित किया, ठीक है। तो सत्यमेव जयते जो है ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है, या राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसको प्रचलित बनाया पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। चलिए ये सब क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। देखिए आयुर्वेद के ज्ञान के लिए धन्वंतरी जो है वो प्रसिद्ध है ना। ये भी बिहार एसएससी का क्वेश्चन है। बिहार एसएससी का अलग से मैंने देखिए बिहार एसएससी के जो पीवाईक्यूज है उसको अलग से उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। बिहार स्पेशल में तो बिहार के सारे एग्जाम को मैं कवर कर रहा हूं। अगर आपको सिर्फ बिहार एसएससी का देखना है तो बिहार एसएससी की अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप डेट वाइज जो एग्जाम्स हुए हैं उसके मैंने पीवाईक्यूज कराए हुए हैं, ठीक है, उसको जरूर आप जाकर के देखिए। क्लियर है? ठीक है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन जाने जाते थे? धन्वंतरी। धन्वंतरी को ना देवताओं का वैद्य कहा जाता था। क्या कहा गया है? इनको देवताओं का वैद्य कहा गया है, ठीक है, इनको देवताओं का है ना वैद्य कहा जाता है ना कि वैद्य कहा गया, ठीक है। और जो आपका समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन से धन्वंतरी जो है वो है ना वो निकले थे, ठीक है। धनतेरस जो मनाते हैं वो इन्हीं को के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है बिहार एसएससी वाले जो क्लासेस है उसमें, ठीक है। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र में की थी? देखिए ये जो कश्यप मतंगा है, ठीक है, इसने कहां पर की थी? ये चीन में। कहां पर? ये चीन में की थी। बात समझ में आ रही है? ये भी बिहार एसएससी इंटर लेवल का देखिए 2018 में जो पुनर्परीक्षा हुआ था उसके सवाल है, ठीक है, वहां पर पूछा गया। तो ये किसने किया था? ठीक है, ये कहां पर किया था? तो ये चीन में किया था, ये ध्यान में रखेंगे। कहां पर किया था? तो चीन में। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सब डायरेक्ट, इसके बारे में बहुत डिटेल आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आद्य इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि जो है वो कौन सा है जिसके बारे में बहुत कम लिखा हुआ मिलता है? तो वो तो आपका पता होगा, ये प्राग इतिहास। इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
इसको बोलते हैं प्राग इतिहास। आदि इतिहास और इतिहास के बीच का समय जो है इसको हम लोग प्राग इतिहास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी आपका बिहार एसएससी का सवाल है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में जस्ट बताया था। बिंबिसार किस वंश का राजा था, ये भी मैं बता चुका हूं। ये कौन से वंश का था, हरियंक वंश। ठीक है, बिंबिसार जो है हरियंक वंश का शासक था, इसी का पुत्र अजातशत्रु है और उसके बेटे उदयन थे। ठीक है, चलिए, और वैसे भी मैं आपका एंशिएंट इंडिया का क्लास शुरू कर रहा हूं, ठीक है, कल से, तो आप उसमें जरूर जुड़िए जो लोग भी हैं। ठीक है, और बाकी उसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, वीडियो कल से आपका आ जाएगा। ठीक है, वहां पर हम लोग सभी वंशों को डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित, ये तो परमार वंश से संबंधित थे। किससे, परमार वंश से संबंधित थे। और परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो राजा भोज को ही कहा गया। राजा भोज से लेकर के गांव और ग्राम क्षेत्र में, है ना, कहावतें भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जातक पवित्र ग्रंथ किसका, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये बौद्ध का है ना, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जो है वो आपका जातक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। अब आपको पता है कि सिद्धार्थ जो है वो भगवान बुद्ध का ही नाम था। ठीक है, तो इन्होंने कौन से बौद्ध धर्म की स्थापना की होगी, ऑब्वियसली। कह रहा निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। ठीक है, थॉमस रॉ। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि ये जहांगीर के समय में आए थे ना, ये कहां कब आए थे, जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, फाहियान अभी हमने पढ़ा था कि ये जो चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको बोलते हैं, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके शासनकाल में आए थे। वेनसोंग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आता, तो हर्षवर्धन। अब देखिए इसमें से पहले कौन है, पहले ऑब्वियसली फाहियान हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले 2 नंबर यानी फाहियान हो जाएगा, फिर कौन होगा, फिर वेनसोंग होगा और फिर थॉमस, तो 2 3 1 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कि पहले कौन आया था, फाहियान आया था, फिर वेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के समय आया, और फिर आखिरी में कौन आया, थॉमस रो, जो जहांगीर वो मुगल कालीन चला गया, है ना। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगो, ये तो आप ऑप्शन देकर के बता देंगे। ये कौन है, आर्यभट्ट, जिनका जन्म 476 एडी में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये कहां हुआ था, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 476 एडी में। अब आर्यभट्ट के विषय में आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसके विषय में जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, ये तो 326 ईसा पूर्व में जो है उन्होंने किया था, और उसमें नंद वंश का शासन था। इसके बाद ही आपको पता है कि मौर्य वंश जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है नेतृत्व में आया। ठीक है, तो अलेक्जेंडर के लिए, सिकंदर को लेकर, किसी को इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहते हैं, इनको लेकर के कई कहानियां हैं। ठीक है, कि उन्होंने आधे विश्व को जीत लिया था। ठीक है, और वो भारत सिंधु नदी को पार करके आए, और अलेक्जेंडर की जो युद्ध यहां पर हुआ था वो आपका पाकिस्तान वाले क्षेत्र पोरस से हुआ था। ठीक है, पोरस से जो है इसका युद्ध जो है, सिकंदर ने किससे युद्ध लड़ा था, तो सिकंदर ने पोरस के साथ युद्ध किया था। ठीक है, पोरस के साथ युद्ध, है ना, के साथ उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, इसे पोरस को उन्होंने डिफीट कर दिया था। ठीक है, और ये कहां हुआ था, वितस्ता नदी के किनारे, इसको वितस्ता, है ना, वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, वितस्ता का युद्ध भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये लड़ा गया था, है ना, वितस्ता झेलम का ही पुराना नाम है। ठीक है, तो झेलम नदी के किनारे जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ, ये तो अभी मैंने बताया, आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित, देखिए वैदिक काल में आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था 4 तरह की थी, इसको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे मनु। कौन कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। देखिए वे पहले ये जो वर्ण है वो कर्म आधारित थे, यानी कि कार्य के विशेष पर, लेकिन धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं जन्म आधारित होता गया, जन्म के आधार पर जो इनको बांटना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो ये मनु थे, और वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित किसने किया था, मनु ने किया था। ठीक है, ये पहले पुरुष भी कहलाते हैं। वज्रयान संप्रदाय किसका है, अभी हमने बताया भी था कि ये बौद्धों का है, और बौद्धों का किस तरह का, ये तांत्रिक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कहां पर डॉकयार्ड, है ना, गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिलता है। ये तो अपने जस्ट हमने पढ़ा था कि लोथल में जो है डॉकयार्ड, है ना, 1954 में इसको डिस्कवर किया गया, एसआर राव के द्वारा किया गया। ये सब पॉइंट आप नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पर मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी, ये तो बहुत, ये सब कुछ आसान सवाल है जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, ये 18 दिन तक महाभारत का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। ये बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, और हमने जो है ये 50 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिया ना, इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो हमने अभी एंशिएंट, ये हमारा एंशिएंट का दूसरा मॉडल सेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें 2-3 और मॉडल सेट होंगे, क्योंकि इसमें 200-250 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा जो होगा वो भी आपका बीपीएससी का बैच होगा, वहां भी एंशिएंट इंडिया कवर होगा। ठीक है, बीपीएससी का हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, बिहार की ये जो बिहार स्पेशल वाला खत्म होता है, ठीक है, जिसमें बीपीएससी के क्वेश्चंस को कम रखा गया है। ठीक है, तो उनके हम क्वेश्चंस को अलग से करेंगे। आज के क्लास को इतना ही रखेंगे, है ना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, ये बहुत जरूरी है। ये अपने दोस्त यार जो भी ग्रुप्स में आप जुड़े हो वहां पर वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ये सारे ही क्लासेस आपके एग्जाम में बहुत रोल प्ले करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आपका डिटेल क्लास जो हिस्ट्री का, पॉलिटी का ऑलरेडी चल रहा है, हिस्ट्री का भी कल से शुरू हो रहा है, तो उसमें जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।